where we left. We were talking about the junction of the foregut and the midgut, and we were also talking about the vessels that participate in anastomosis at these junctions. हमने पहले भी पिछली क्लास में भी बात की थी कि ये जो जंक्शंस होते हैं यहाँ पर जंक्शनल एनास्टोमोसिस भी बनते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, तो आपको नजर आ रहा है कि जो हमारा जंक्शन होता है फोरगट और मिडगट का, विच इज द ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर हमारा सीलिएक ट्रंक जो कि आर्टरी ऑफ फोरगट है और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि आर्टरी ऑफ मिडगट है. इस डायग्राम में देखो आपको ये एब्डोमिनल अयोटा, आपको ये एब्डोमिनल अयोटा नजर आ रहा है, वहां से ये सीलिएक ट्रंक राइज कर रहा है. ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है पैनक्रियास के पीछे ये वाली जो आर्टरी है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है. अब ये सारी आर्टरीज की जो डायग्रामेटिकली है वो यहाँ से हम देखते हैं. ये करना इसलिए जरूरी होता है बेटा कि जब हम डिफरेंट फोल्ड्स करते हैं ना पेरिटोनियम की, तो हर फोल्ड के कंटेंट्स में ना डिफरेंट वेसल्स हैं. तो अगर हमने ये किया होगा ना तो हमें समझना आसान होगा कि कैसे हम किस उसके अंदर किस लिगामेंट में किस जो पेरिटोनियल फोल्ड है उसमें कौन सी आर्टरी जो है हम कह रहे हैं कि उसमें प्रेजेंट होगी. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम ये इसको पहले क्विकली गो थ्रू कर लें तो हमें पता चल जाए. ये सीलिक ट्रंक राइज कर रही है फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा. सीलिक ट्रंक फिर डिवाइड होती है. सीलिक ट्रंक देखो तो इस डायग्राम में देखो, ये सीलिक ट्रंक राइज कर रही है एब्डोमिनल एओर्टा से. सीलिक ट्रंक राइज करने के फौरन ही बाद डिवाइड हो जाती है इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी. ठीक है, 3 आर्टरीज में ये डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक स्प्लेनिक, एक कॉमन हेपेटिक. उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने डिवाइड हो जाना है इनटू हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, राइट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल और सुप्राड्यूडेनल. आप सामने डायग्राम रखो तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है, आप फिर भूलते नहीं. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है वो तो फिर लिवर जब करेंगे तो कर लेंगे कि कैसे डिवाइड होती है. यहाँ तक मैंने जो आपको बता दिया कि हमारी जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है उसमें से गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकली, सुप्राड्यूडेनल निकली, राइट गैस्ट्रिक निकली और हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर निकली. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखो तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आपको आर्टरी नजर आ रही है, ये आपको उसके साथ उसकी सारी ब्रांचेस राइज करती हुई नजर आ रही है. ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड पर आ जाओ. राइट साइड पर देखो तो इस डायग्राम में आपको ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती हुई नजर आ रही है. इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो ये निकल रही है, ठीक है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक है और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है. ठीक है, अब जो सुपीरियर मेसेंटेरिक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक में से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? ये देखो, ये जो लूप बन रहा है ये आइलियोकोलिक आर्टरी है, राइट कोलिक आर्टरी है, मिडल कोलिक आर्टरी है. कोलिक का मतलब कोलॉन से रिलेटेड. ठीक है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से क्या निकली? आइलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडल कोलिक. इसी तरह से इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से क्या राइज करना है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से लेफ्ट कोलिक आर्टरी राइज करेगी. अच्छा, ये क्योंकि सारी ब्रांचेस जो है वो कोलॉन के इनसाइड एक पूरी समझ लो कि मार्जिनल आर्टरी सी बना देती है. तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मार्जिनल आर्टरी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन सारी आर्टरीज में से ब्रांचेस निकलकर एक पूरा वो आर्केड की तरह का कोलॉन के अंदर एक पूरी कंटिन्यूअस आर्टरी बना देती हैं, जिसे हम मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड भी कहते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड. ठीक है, और ये बनती है हमारी, ये सारी जो सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है ना, उससे बनती है. मतलब आइलियोकोलिक से, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, लेफ्ट कोलिक, इन सब में से वो ब्रांचेस निकलती हैं और पूरे कोलॉन के अंदर एक मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड बन जाती है. ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई. फिर आगे आ जाते हैं.
तो अब हमने क्योंकि आर्टरीज कर ली, हमें पता चल गया कि किस तरह से फोरगट, मिडगट और हैंडगट की आर्टरीज और वेन्स जो है वो कैसे डिवाइड होती हैं। अच्छा, वेन्स की बात करें तो वेन्स भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट गट से रिलेटेड जो वेन होती है, पोर्टल वेन होती है, वो कैसे बनती है। पोर्टल वेन बनती है हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये दोनों मिल जाती हैं और ये दोनों मिलकर हमारी पोर्टल वेन बनाती हैं। पोर्टल वेन जो है वो हमारे गट की जो न्यूट्रिशनल, जो बेनिफिशियल जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो गट से एब्जॉर्ब होते हैं, पोर्टल वेन उन्हें लेकर जाती है लिवर में। ठीक है, लिवर में फिर वो जिस इम्पोर्टेंट हमारे जितने भी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो जिन्होंने वहाँ पर लिवर में उनकी मेटाबॉलिज्म होनी है, उनकी डेपोजिशन होनी है, वो हो जाती है। उसके बाद हमारा इंफीरियर वेना कहवा है जो गट में से जो लिवर में से ब्लड लेके वापस हार्ट में लेके जाता है। तो पोर्टल वेन इज दैट पार्ट ऑफ द वेन which takes away the beneficial ingredients from the gut to the liver. ठीक है, अच्छा, और ये बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड द स्प्लेनिक वेन। जो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है वो ड्रेन करती है हमारी स्प्लेनिक वेन में। ठीक है, तो ये पोर्टल वेन की फॉर्मेशन थोड़ी सी पता होना तो जरा बेहतर रहता है, आपको फिर पता चल जाएगा। पता है ना, लेसरमेंटम के फ्री बॉर्डर में हमने वो ट्राइड स्ट्रक्चर्स डालने हैं, उसमें से एक पोर्टल वेन भी है। अच्छा, फिर पेरिटोनियल डिस्पोजिशन और रिफ्लेक्शंस ऑन पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम की डिस्पोजिशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं एक तो वॉल्स के ऊपर है और एक विसरा के ऊपर है। वॉल्स कौन सी? एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का इंटरनल एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और दूसरा पार्ट है कि वो एब्डोमिनल विसरा पे कैसे उसकी डिस्पोजिशन होती है, जो कि मैंने अभी आपको एक छोटी सी वो दिखाई भी थी कि किस तरह से पेरिटोनियल फोल्ड जो है वो निकली हैं और कैसे वो किस तरह से उनकी फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हमने करना होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं वॉल की। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का एक्सटर्नल एस्पेक्ट और इंटरनल एस्पेक्ट आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, जो इंटरनल एस्पेक्ट है ये राइट साइड वाला, ये हमने पढ़ना होता है। ये देखो यहां पर राइट हैंड साइड पे लोअर डायग्राम में देखो, ये कैडेवेरिक पिक्चर है जिसमें पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के इंटरनल एस्पेक्ट पे। ये आपको पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस नजर आ रही हैं। ये आप कोई भी अपनी बुक उठा लोगे, KLM उठा लो या ग्रेज एनाटॉमी खोल के देख लो, नेटेस खोल के देख लो, आपको ये यही वाली डायग्राम्स नजर आएंगी जिसमें हमें पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस नजर आ रही हैं ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? ये हर्नियाज भी जब हम पढ़ते हैं तब भी इम्पॉर्टेंट होती है। हर्नियाज में जब हमने एक वो पढ़ा होगा आपने, हेज़लबेक ट्रायंगल इन्गुइनल हर्निया में, जहाँ से डायरेक्ट इन्गुइनल हर्नियाज निकलते हैं। आई डोंट नो, आप तो खैर पिछली चीजें पढ़ते नहीं हो। बहरहाल एक हेज़लबेक ट्रायंगल होता है जिसमें से डायरेक्ट एब्डोमिनल, डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया जो है वो राइज करता है, और वो हम यहाँ से उसकी बाउंड्रीज पढ़ते होते हैं हेज़लबेक ट्रायंगल की। ये SEQ या MCQ भी होता है हेज़लबेक ट्रायंगल। यहाँ से देखो तो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर एक तो मिड लाइन, आपको ये मीडियन, ये फोल्ड नजर आ रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड। और इसके ये क्यों इस तरह से बनी है, यहाँ पर ये पेरिटोनियम जो है वो रिफ्लेक्ट होती है यूरेकस के ऊपर से। यूरेकस क्या होता है? ये एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट होता है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को अम्बिलाइकस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाद में ये जब ओब्लिटरेट हो जाता है तो ये इसका फाइब्रस रेमिनेंट रह जाता है, उसको हम यूरेकस कहते हैं। ये इसके ऊपर जो मीडियन जो हमारी फोल्ड बनती है पेरिटोनियम की, हम कहते हैं ये मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है। फिर एक होती है मीडियल अम्बिलाइकल फोल्ड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है, ये लैटरल अम्बिलाइकल फोल्ड है राइट एंड लेफ्ट, और ये जो फोल्ड है ये ये मीडियन है, ये मीडियल है,
राइट एंड लेफ्ट, और ये लैटरल है राइट एंड लेफ्ट। जो मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है वो यूरेकस की वजह से बन रही है। जो लैटरल अम्बिलाइक, सॉरी, ये यहाँ पे ना इस तरह की लेबलिंग हुई हुई है, मैं खुद ये इसमें से भूल रही हूँ। ये देखो मीडियन जो है ये यूरेकस के ऊपर होती है। जो मीडियल अम्बिलाइकल उसकी जो फोल्ड बनती है वो बन रही है पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन ओवर द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी, ठीक है। और जो लैटरल होती है राइट एंड लेफ्ट, वो होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के ऊपर पेरिटोनियल की रिफ्लेक्शन। तो ये एक सिंगल मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है पेरिटोनियम की जो यूरेकस के ऊपर बन रही है। फिर एक पेयर है जो मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है, और वो क्यों बन रहा है, वो हमारी ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरीज के ऊपर पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन से बन रहा है। और एक पेयर है लैटरल अम्बिलाइकल फोल्ड का, जो कि पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन होती है ओवर द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, उसकी वजह से बन रहा है, ठीक है। अब ये आप देखो कि ये दो पेयर हैं और एक सिंगल मिडलाइन फोल्ड है, तो इनके बीच में अगर आप देखो तो आपको वो फॉसे बन गए हैं, ठीक है। अब मीडियन और मीडियल के दरमियान में देखो तो जो फॉसा बन रहा है ना, ये देखो, ये मीडियन अम्बिलाइकल फोल्ड है और ये मीडियल अम्बिलाइकल फोल्ड है। इनके दरमियान में ये जो फॉसी बन रही है ना राइट और लेफ्ट, इनको हम कहते हैं सुपराविजाइकल फॉसी है, ठीक है। फिर देखो तो हमारी मीडियल अम्बिलाइकल फोल्ड और लैटरल के दरमियान में जो बन रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये मीडियल इनग्वाइनल फॉसा है, ठीक है। फिर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के लैटरली देखो तो वो हमारे लैटरल इनग्वाइनल फॉसा बनते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट फोल्ड्स और फॉसी बन रहे हैं पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन की वजह से। एक तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया। फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मैंने पहले भी आपको वो दिखाया था, जिसमें ये किडनीज थी और उनके ऊपर पेरिटोनियम की वो रिफ्लेक्शन थी, जिसमें पता चल रहा था कि रिट्रोपेरिटोनियल कौन से होते हैं। ये राइट हैंड साइड की देखो डायग्राम, ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ऑर्गन्स जो हैं वो हमने जो है वो ज्यादातर हटा दिए हैं, और हमें नजर आती है डिफरेंट फोल्ड जो होती है ना, जो कि हमारे गट के डिफरेंट पार्ट्स को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ सस्पेंड कर रही हैं, उनकी रूट्स नजर आ रही हैं। जैसे हमने कहा कि मेजेंट्री होती है, एक फोल्ड होती है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को सस्पेंड करती है, तो उसकी एक रूट होती है। जैसे ये देखो, ये रूट है, ये रूट ऑफ मेजेंट्री है जो आपको नजर आती है। फिर ये वाली दूसरी जो आपको रूट नजर आ रही है ना, ये रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन नजर आ रही है। फिर ये आपको रूट ऑफ सिग्मोइड मीजोकोलॉन नजर आ रही है, ठीक है। ये सारी आपको फोल्ड्स नजर आ रही हैं। ये फ्लोर आपको देखो नजर आ रहा है, ये वाला, ये किस चीज का फ्लोर है? ये आपके ओमेंटल बर्सा का फ्लोर नजर आ रहा है। ये शेप याद है, हमने ओमेंटल बर्सा अभी किया था, तो मैंने कहा था एक शेप होती है। ये क्या है? एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होती है ना, उसकी डायग्राम है। अच्छा, जब हमने वो वीडियो की बात की थी तो मैंने आपको वो दिखाई थी शॉर्ट सी वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अम्बिलाइकस से अगर आप स्टार्ट करो तो अम्बिलाइकस से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से राइट और लेफ्ट फोल्ड्स आती हैं, ठीक है। आप अगर अपनी इमेजिन करो तो आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के इंटरनल एस्पेक्ट से राइट और लेफ्ट साइड से एक फोल्ड राइज की और पोस्टीरियरली जा रही है। posteriorly वो जाती है onto the anterior surface of liver। जो राइट हैंड साइड वाली फोल्ड है वो लिवर के राइट साइड पे चली जाती है, जो लेफ्ट फोल्ड है वो लिवर के लेफ्ट साइड पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने आपको वो चीज थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है। ये लेफ्ट फोल्ड है जो लिवर के लेफ्ट पे चली गई, और फिर उसने यूं करके रिफ्लेक्ट हो जाना है टुवर्ड्स द स्टमक, और जो राइट फोल्ड है वो राइट साइड पे चली गई,
और लिवर के पोस्टीरियरली आके यहाँ से इस लेयर के पीछे आ गई। तो ये जो फोल्ड बन रही है बिटवीन द लिवर एंड द स्टमक इज द लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम का ये वाला बॉर्डर जो है ना, ये फ्री बॉर्डर होता है। यहाँ पे हमारा पोर्टल स्ट्रक्चर है, पोर्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर ये दो लेयर्स है ना, एक एंटीरियर लेयर स्टमक के एंटीरियर चली गई और इसकी पोस्टीरियर लेयर स्टमक के पोस्टीरियरली चली गई। अब वो दोनों लेयर्स फिर आके यहाँ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे मिल गई, मिलकर उन्होंने नीचे हैंग कर जाना है, नीचे सस्पेंड हो जाना है, ठीक है। इस फोल्ड को हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम बन गया। ये ऊपर तो लेसर कर्वेचर के साथ लेसर ओमेंटम था ना, नीचे ग्रेटर ओमेंटम बन गया। ग्रेटर ओमेंटम जब फोल्ड हुआ, इसकी ग्रेटर ओमेंटम की एंटीरियरली देखो तो दो लेयर्स थी ना, एक आगे से आ रही थी, एक स्टमक के पीछे से आ रही थी। दोनों नीचे कर जब आती हैं, दिस ब्लू इज लेयर 1, दिस इज रेड लेयर 2, ठीक है। जब ये फोल्ड हुई तो फोल्ड होकर लेयर 1 बिकम्स लेयर 4, लेयर 2 बिकम्स लेयर 3, ठीक है। तो ये समझो कि ग्रेटर ओमेंटम की 4 लेयर्स बन गई। ये वापस जब जाता है तो यहां आकर ये पैनक्रियास के एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, ये देखो ये पैनक्रियास की बॉडी होती है, ठीक है, और हेड होता है। तो जो हेड होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे और बॉडी के एंटीरियर बॉर्डर पे इसकी अटैचमेंट हो जाती है। तो आपको रफली यहाँ पर फैल्सिफॉर्म लिगामेंट मिलती है लिवर के एंटीरियर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के दरमियान, लिवर और स्टमक के दरमियान लेसर ओमेंटम मिलता है, फिर स्टमक के नीचे ग्रेटर ओमेंटम मिलता है, फिर स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट मिलता है, स्प्लीन और किडनीज के दरमियान में लाइनोरीनल लिगामेंट मिलती है, ठीक है। ये रफली इसकी हो गई थोड़ी सी डिस्पोजिशन की बात। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कितना थक गए हो? बहुत ज्यादा थक गए हो? समझ आना बंद तो नहीं हो गया? वो कहते हैं ना ग्लास भर गया। हम बहुत थक गए हैं। यस मैम। ओहो मैम बस करते हैं। मैम अब सारा कुछ मिक्स हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा। ओहो। फिर ऐसा करते हैं हम कि हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम तो है। बस कहते हैं, बड़ा लंबा लेक्चर हो गया। हाँ वो तो हो गया है, लेकिन बात ये कि टॉपिक को भी तो कवर करना है ना। या फिर ऐसे करते हैं कि बाकी का आप खुद कर लीजिए, ऐसे कर लें। आज आपको पता है हमारे पास 2 बजे तक का टाइम है, लेकिन मैं इसलिए ब्रेक लेना चाह रही हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग थक गए होंगे और मुझे भी फील हो रहा है कि मैं भी अब थक गई। तो हम ये करते हैं कि हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट्स के बाद मैं दोबारा से आप सब लोगों को यहीं से कंटिन्यू करूँ, ठीक है। आगे से कुछ बोलोगे तो पता चलेगा बेटा। ओके मैम। चलो ठीक है, फिर हम यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। तो इंशाल्लाह 10 मिनट्स के बाद हम दोबारा मिलते हैं। ओके so we were discussing that we study peritoneum in 2 parts. One part is reflections onto the anterior and posterior abdominal walls, and the other part is reflections on different abdominal organs, ठीक है। अब जो हम पहला पार्ट है वो तो हमने कर लिया कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का इंटरनल एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का एंटीरियर एस्पेक्ट पर किस तरह से पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शंस होती हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम डिफरेंट ऑर्गन्स देखते हैं और उनके ऊपर जो रिफ्लेक्शंस होती हैं पेरिटोनियम की वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिवर की बात करते हैं, ठीक है। लिवर में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट तो आपने पढ़ ली, आपको आइडिया हो गया कि लिवर के एंटीरियर एस्पेक्ट पर होता है,
लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के दरमियान में। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जिसकी के दो लेयर्स हैं, राइट और लेफ्ट, इसको कनेक्ट करती हैं विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसका लोअर बॉर्डर फ्री होता है, ये देखो, और उसके अंदर ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है, जिसको कि वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के बाद वो फाइब्रस एक कॉर्ड सी बन जाती है, फाइब्रस रेमिनेंट बन जाता है वो, जो कि इसके फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के लोअर फ्री बॉर्डर में होता है। उसको हम कहते हैं ये राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर है, ये लिगामेंटम टीरीज है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है और एक राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर या लिगामेंटम टीरीज है, जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के लोअर फ्री बॉर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर लिवर के ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये भी दो लिगामेंट्स हैं। जो ये जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाएगी, ये सस्पेंड करेगी लिवर को हमारे जो थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम है ना, उसके लोअर सरफेस के साथ कनेक्ट करती है इसको। फिर ये चली जाती है इधर, ठीक है, ये पेरिटोनियम इधर चली गई, और ये जो हमारा डायफ्राम है उसके अंडर सरफेस की राइट साइड जो है वहां पर इसको कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको ये वाली जो रिफ्लेक्शन है ना, राइट वाली, ये नजर आ रही है ऐसे। ठीक है, ये हमें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रही है, ये हमें लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट नजर आ रही है, और ये जो नीचे जा रही है ना, यहाँ पे आके बनती है हमारी राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये जो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनती है ना, इसके ऊपर दो लेयर्स ये पेरिटोनियम की बन रही हैं। एक बन रही है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, एक बन रही है इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो हमारी ये लिवर की एक तो राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स बन गई, यहाँ पर बन गई, ये हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमने बात की थी एंटीरियर सरफेस की थी, क्योंकि मैंने आपको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और लिगामेंटम टीरीज दिखाना था। अब मैं पोस्टीरियर ले आई हूँ, पोस्टीरियर या विसरल सरफेस जो होता है ना लिवर का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप वहां पर देखो तो ये आपको लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट नजर आ रही है, ये आपको राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट नजर आ रही है, और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट की जो साथ में ये कंटिन्यू करती है, और ये जो सुपीरियर और इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है ना, ये लिवर को कनेक्ट करते हैं विद द राइट साइड ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। आप जरा इमेजिन करो कि यहाँ से सुपीरियर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा और इंफीरियर लेयर से भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बीच में लिवर का जो ये सरफेस है ना, ये बेयर एरिया बनता है, बेयर एरिया ऑफ लिवर। यहाँ पेरिटोनियल लिगामेंट नहीं होती कोई भी। अच्छा, फिर ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हो गई, फिर आपको इसके पोस्टीरियर सरफेस पर, अच्छा चलो पोस्टीरियर सरफेस हम आगे की स्लाइड्स में करते हैं। हमारी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गई, हमारे लिगामेंटम टीरीज हो गई, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हो गई, कोरोनरी लिगामेंट्स हो गई, लिगामेंटम विनोजम। चलो ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पोस्टीरियर सरफेस पे देखो, आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के साथ यहाँ पर एक फिशर होती है, ये फिशर है फॉर लिगामेंटम विनोजम, और ये पोटा हेपाटिस है लिवर का। ये इन्वर्टेड एल शेप्ड जो है ना, यहाँ पर पेरिटोनियम की अटैचमेंट होती है और यहाँ पर लिगामेंटम विनोजम की अटैचमेंट होती है। लिगामेंटम विनोजम क्या होता है? लिगामेंटम विनोजम जो है ना, वो फाइब्रस रेमनेंट होता है हमारी डक्टस विनोसस का। डक्टस विनोसस क्या करती है? हमारी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान में ब्लड की शंटिंग करती है। डायरेक्टली अम्बिलिकल वेन से ब्लड ले जाकर इंफीरियर वेना केवा में डालती है। फिर बाद में जब सर्कुलेटरी चेंजेस आते हैं, डक्टस विनोसस खत्म हो जाती है, तो उसका डक्टस विनोसस का फाइब्रस रेमिनेंट रह जाता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ये लिगामेंटम विनोजम है। और ये लिवर के पोस्टीरियर विसरल सरफेस पे इन्वर्टेड एल शेप्ड आपको लिगामेंटम विनोजम नजर आती है।
ठीक है जी। ये लिवर की हमारी सारी लिगामेंट होगी। नीचे वाली देखो डायग्राम, तो ये कैडावेरिक मैंने एक पिक्चर खींच के यहाँ पे लगा दी थी, क्योंकि अभी आप स्पेसिमेन तो देख नहीं पा रहे ना, तो मैंने कहा मैं पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, ताकि आप जब भी कॉलेज आए तो आपके दिमाग में थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, बैकग्राउंड नॉलेज होगी, तो आपको देखना और याद करना आसान रहेगा स्टेज के लिए। ठीक है, तो ये एंटीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लिवर है, ये उसके आपको सामने ये उसकी कोरोनरी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रही है। ये मॉडल है हमारा लिवर का, जिस पर आपको ये वाइट कलर की अटैचमेंट ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रही है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो हमने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट की अटैचमेंट्स तो कर ली थी। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इज अ सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच कनेक्ट्स द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विद द लिवर स्लाइटली टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। ये देखो, इसका ये हम साइड व्यू देख रहे हैं ना, ये समझो कि हमारा सेजिटल सेक्शन है, मिड सेजिटल सेक्शन। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर इज अटैच्ड टू द अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम and anterior abdominal wall. Posterior border is attached to the superior and anterior surfaces of liver. इस डायग्राम से आपको ये दोनों बातें, इसका एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर समझ आ गया होगा। फिर इंफीरियरली फ्री मार्जिन होता है विच कनेक्ट्स द अम्बिलिकस टू लिवर विच कंटेन्स द राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर और लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, ये बात यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर ये डायग्राम जरा देखो, मैं अब इसकी नेक्स्ट आपको वीडियो भी दिखाने लगी हूँ दोबारा, ये मैं पहले भी दिखाई है। हमने एक यहाँ से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के इंटरनल एस्पेक्ट से एक लेयर यहाँ पे लेकर जानी है और एक लेयर हमारी राइट साइड से वॉल से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे लेकर आनी है। फिर इन दोनों राइट और लेफ्ट लेयर्स ने यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है। ये हमारी फॉर्मेशन है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट की। मैंने नीचे ये डायग्राम भी डाली थी ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इस डायग्राम में आपको ये डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम नजर आ रहा है, यहाँ पर बनेगा वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, फोरगट के रीजन में, और वो बनेगा ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिफ्लेक्ट होगी गट की तरफ, या समझ लो लिवर की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये लेयर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर से ये लेयर, दोनों राइट और लेफ्ट साइड से एक एक लेयर रिफ्लेक्ट होके लिवर तक आएगी। इस दूसरे पिक्चर में देखो तो आपको ये दोनों लेयर्स रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है और ये नीचे बन गया फ्री बॉर्डर ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये बीच में मैंने लिवर इसलिए रख दिया था कि आपको समझ आए कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और लिवर के दरमियान में ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बन रही है, ये लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब हम ये देखते हैं, अगर इसमें प्ले हो जाए तो इसी में प्ले करते हैं। ये आ गया हमारा विसरल सरफेस। ठीक है, विसरल सरफेस पे मैंने ये पिक्चर्स इसलिए डाली कि आपकी नजर से ये सारी पिक्चर्स गुजर जाएं। ये ऊपर एक स्पेसिमेन है लिवर का जिसका कि आपको पोस्टीरियर या विसरल सरफेस नजर आ रहा है। ठीक है, आप लिवर जब डिटेल पढ़ेंगे तो फिर इसकी सारी चीजें पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ पेरिटोनियम बतानी है कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या नजर आता है। ठीक, ये देखो, ये लेफ्ट साइड पर ये लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट नजर आ रही है लिवर की। ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा नजर आ रहा है और ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये पोर्टा हेपाटिस नजर आ रहा है। तो जो हम कहते हैं कि इन्वर्टेड एल शेप जो हमारी अटैचमेंट होती है, ये यहाँ पर होती है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम एंड पोर्टा हेपाटिस पे। ठीक है, और ये बेयर एरिया ऑफ लिवर आपको नजर आ रहा है। ये राइट साइड पर अपर डायग्राम आपको मॉडल की नजर आ रही है, ये है लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, ये लिगामेंटम टीरीज है, यहाँ पे आपको नजर आता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज पोर्टा हेपाटिस, उसके अंदर ये ट्राइड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी एंट्री या एग्जिट हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाओ तो हमारे लोअर डायग्राम्स में जो हमारा लेफ्ट डायग्राम है वो देखो, वहां मैंने ये जो पिन्स भी लगाई हुई है ये ऑस्पी के लिए। देखो ब्लू वाली पिन कहाँ लगी हुई है, ब्लू वाली पिन जो है वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट पे लगी हुई है। यहाँ पे देखो इसकी राइट साइड पर ये लिगामेंटम टीरीज आपको नजर आ रहा है लिवर का। ठीक है, दिस इस ये जो ये नेटिस की डायग्राम है, नेटिस की लिवर की विसरल सरफेस, ये दिस इज लिगामेंटम वेनोसम, और ये जो फिशर इसको हम कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ये इन्वर्टेड एल शेप जो अटैचमेंट नजर आ रही है ये हमारी
लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट होती है लिवर पे। फिर नीचे ये फैल्सिफर्म लिगामेंट का कुछ पार्ट नजर आ रहा है और लिगामेंटम टीरिस। फिर आ जाओ दूसरा ऑर्गन, स्टमक। स्टमक की आपको ये लिवर और स्टमक के दरमियान जो लेसर कर्वेचर और ये लिवर पर इन्वर्टेड एल शेप जो अटैचमेंट है, दिस इज लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम की कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन होती है, ये यहाँ पर ये लोअर मोस्ट जो एसोफेगस का पार्ट होता है यहाँ से लेकर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट इंच समझ लो, फर्स्ट इंच ऑफ ड्यूडेनम जो होता है यहाँ पर अटैचमेंट होती है लेसर ओमेंटम की। ठीक है, इसके अब दो पार्ट्स हो गए ना, एक तो हो गया हमारा लिवर और स्टमक के दरमियान और एक पार्ट हो गया लिवर और ड्यूडेनम के दरमियान। इसको स्टमक और लिवर के दरमियान में जो है ये हमारी होती है हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और ये हमारी हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट होती है। दो लिगामेंट हो गई ना लेसर ओमेंटम की। ठीक है, इनके कंटेंट्स भी दोनों के डिफरेंट होते हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और स्टमक की ग्रेटर कर्वेचर के नीचे क्या हैंग हो रहा है, दिस इज ऑल, ये जो येलो कलर्ड है दिस इज ग्रेटर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम लेसर कर्वेचर के साथ है, ग्रेटर कर्वेचर। तो हमने आपको फॉर्मेशन बता दी लेसर ओमेंटम की क्या फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखो तो आपको लेसर ओमेंटम के दोनों पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं और कंटेंट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक हम कह रहे हैं कि लेसर ओमेंटम कनेक्ट्स द लिवर टू द स्टमक, is attached above to porta hepatis and fissure ligamentum venosum. Inferiorly, it is attached to the lesser curvature of the stomach and first inch of duodenum. Its free margin contains portal vein, bile duct, and hepatic artery. And the hepatogastric ligament contains the right and left गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये देखो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। तो आपसे अगर कोई कंटेंट्स लेसर ओमेंटम के पूछे, आपने सारे कंटेंट्स इसमें बताने हैं, आपने कोई मिस नहीं कर जाना कि आप इसके हेपाटोगैस्ट्रिक और हेपाटोड्यूडेनल दोनों के बताएंगे। अच्छा जी, फिर ये जो है ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर के अंदर देखें तो इसके कंटेंट्स की मैं बात करती हूँ, बाकी अटैचमेंट्स तो मैंने आपको करा दी है। ये देखो इसमें फर्स्ट लेयर जो है वो कैसे फोर्थ लेयर बन जाती है, सेकंड जो है वो कैसे थर्ड लेयर बन जाती है, वो बताया हुआ है। इसके कंटेंट्स की मैं अभी बात करूंगी। कंटेंट्स इसके देखो तो आपको राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि राइट जो गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल थी वो हमारी जो कॉमन हेपाटिक आर्टरी थी, मैंने आपको शुरू में जो सीलिएक ट्रंक और उसकी आगे फर्दर बताई थी, तो मैंने आपको राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल की बताई थी कि कहाँ से मर्ज कर रही है। फिर हमारी जो वो थी स्प्लेनिक आर्टरी, उसमें से लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी आती है। ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ आती है, लेसर कर्वेचर के साथ राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक। क्वेश्चन है कोई? किसका माइक ऑन है? शहवार, बेटा आप लोगों में से किसका माइक ऑन है? मैम कर दिया ऑफ। ओके, प्लीज ख्याल किया करो बच्चे, ऐसे पूरी पता है डिस्टर्बेंस हो जाती है। ओके, तो कंटेंट्स ऑफ लेसर ओमेंटम जब हमने किए थे तो हमने राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज की थी। कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम जब आप करेंगे तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स है। ठीक है, फिर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है और लाइनोरीनल लिगामेंट है। इन दोनों लिगामेंट में भी हमने देखना होता है कि एक जो है उसके अंदर हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं और दूसरे के अंदर हमारी स्प्लेनिक वेसल्स होती हैं। ये जब आप इसकी लिगामेंट्स करेंगे कंटेंट्स भी कर लीजिएगा। ये देखो ये स्टमक है, ये हमारे पास इसका ये पड़ा हुआ है स्पेसिमेन। ठीक है, स्टमक का लेसर कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। ग्रेटर कर्वेचर के साथ ये देखो ग्रेटर ओमेंटम सस्पेंड हुआ है। ये देखो आपको नजर आ रहा है ग्रेटर ओमेंटम की 4 लेयर्स जब आपस में फ्यूज कर जाती हैं तो वो कितनी थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन बन गई है। दिस इज स्टमक, ये इसका इसोफेजियल एंड है, ये इसका ड्यूडल, ये देखो ये पाइलोरिक एंड है। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है।
यहां से ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से देखो ये हैंग हो रहा है, दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ये ग्रेटर ओमेंटम हैंग हुआ हुआ है इसके आगे। ये देखो ये हमारी ऑस्पी पिक्चर है, ग्रीन कलर का जो है ना वो ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है। फिर ये इसका ये देखो ये ड्यूडेनम भी नजर आ रहा है, स्टमक के साथ ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के सी के अंदर ये हेड ऑफ पैनक्रियाज नजर आ रहा है हमें। हेड ऑफ पैनक्रियाज ये देखो आगे से ये आपको बॉडी ऑफ पैनक्रियाज और टेल ऑफ पैनक्रियाज नजर आ रही है, वो क्योंकि इसके पीछे होती है ना, वो हमने निकाल कर उसको यूं करके रखा हुआ है ताकि आपको ये नजर आए सारी, ये जो ये फ्लैशी सी ऑर्गन है ये पैनक्रियाज है। स्प्लीन, इसी तरह से स्प्लीन होती है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और लाइनोरीनल लिगामेंट, ये अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसके कंटेंट्स भी आपने करने हैं। ये देखो ये ड्यूडेनम है, ठीक है, और ये हेड ऑफ पैनक्रियाज, ये बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, ये टेल ऑफ पैनक्रियाज। ये टेल ऑफ पैनक्रियाज जो होती है ना, ये देखो ये स्प्लीन के साथ ये यहाँ पर इसके साथ अटैच होती है, लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर ये देखो मेसेंट्री, ठीक है। अब मेसेंट्री जो है उसकी डबल लेयर होती है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हैंग करती है, पाथवे होती है फॉर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर। जाहिर है जो भी हमारी पेरिटोनियल फोल्ड होगी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से ऑर्गन को सस्पेंड करेगी, उसका कुछ तो फंक्शन होगा ना। एक तो ये कि वो उसको मोबाइल करती है उस ऑर्गन को, फिर वो फोल्ड जो होती है वो पाथवे होती है फॉर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स सारी इसमें एंटर करती हैं और ऑर्गन तक जाती हैं। तो मेसेंट्री जो है वो हमें वो रास्ता भी देती है। फिर ये कि इसका एक अटैच्ड बॉर्डर है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ है, एक इसका फ्री बॉर्डर है, और वो फ्री बॉर्डर के अंदर जो है वो हमारी गट सस्पेंड करती है, ठीक है। सेकेंड ईयर सो तो नहीं गए हो? हम थक गए हैं बेटा वो तो मुझे पता है, लेकिन बात ये है कि हमने अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि मंडे को आपकी सब स्टेज है और अभी तक आप लोगों ने पढ़ना भी शुरू नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे, वो कहते होते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करूं। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट, बिकॉज यू पीपल यू गॉट टू बी विद मी, प्लीज थोड़ी एफर्ट करो। चलो मैं क्विकली कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें जो है ना वो क्विकली तुम्हें दिखा दूं और फिर हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद Yes. जो चीजें रह जाएंगी। ओके, अब ये देखो, ये वो चीजें हैं बेटा जो कि अगर आप नहीं देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएंगी। ये मैं किताब में तो नहीं आपको ये मिलेगी ना, ये जो डायसेक्शन हॉल में जाके हमने ये पूरी सेटअप करके आपके लिए पिक्चर्स ली ताकि आपको वहां पर हम ऑनलाइन ये दिखा सके सारी। ये देखो ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना ये ट्रे में रखी हुई है और मैंने मेसेंट्री बनाई हुई है। ये देखो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जेजुनम और आइलियम है, ठीक है। ये जेजुनम और आइलियम आपको नजर आ रहा है और ये आपको मेसेंट्री नजर आ रही है। ये रूट ऑफ मेसेंट्री है जो पोस्टीरियर, समझो कि ये जो ट्रे है ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है और हमारी रूट ऑफ मेसेंट्री इज हैंगिंग विद दिस, ठीक है। तो ये हमारी जेजुनम और आइलियम को, ये जेजुनम जो थिक वॉल्ड तुम्हें नजर आ रही है मस्कुलर, ये जेजुनम है, और जो पेपर थिन वॉल होती है ये आइलियम होती है। इसको इसने इसके साथ ये सस्पेंड किया हुआ है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है। ये सीकम है, दिस इज अपेंडिक्स, ये नजर आ रहा है अपेंडिक्स, ये सीकम है जो खुला हुआ है, ठीक है। फिर ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये जो है ये दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन नजर आ रहा है, ये सिग्मोइड कोलॉन नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, ये देखो ये मेसेंट्री, ये अपेरेंस होता है मेसेंट्री का कि आपको इसका अपेरेंस कैसा नजर आता है जब आप डायसेक्शन करते हो। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारी मेसेंट्री है वो मेसेंट्री जो है वो आपके न्यूरोवास्कुलेचर को, न्यूरोवास्कुलेचर का एक रास्ता है। आपकी वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स, आपकी लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड्स सारे प्रेजेंट है ये डबल लेयर्ड फोल्ड में। हम जब एक लाइट डालते हैं तो हमें लाइट के अक्रॉस आर्टीरियल आर्केड्स नजर आते हैं,
ठीक है, तो वो जेजुनम और आइलियम में आर्केड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जब आप इंटेस्टाइन्स पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे। अभी मैं आपको सिर्फ आर्केड्स दिखाना चाह रही हूँ। आप इन पिक्चर्स में देखो, ये देखो हमने ये लाइट डाली और ये आपको ये ब्लड वेसल्स नजर आ रही है। ये देखो इस नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये कैन यू सी दीज ब्लड वेसल्स, ये आर्टीरियल आर्केड्स हैं जो मेजेंट्री में बन रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं। फिर आप इन पिक्चर्स राइट साइड पे देखो, ये पूरे आर्केड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस जो है ना, ये आर्टरीज के वेन्स के ये बनते हैं। और मेजेंट्री के अंदर कौन सी ब्लड वेसल आ रही है? मेजेंट्री के अंदर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ठीक है, ये इनके कंटेंट्स होंगे ना। फिर ये देखो, ये लेयर्स, हमने मेजेंट्री की लेयर खोली, डबल लेयर थी ना, हमने एक लेयर रिमूव कर दी। जब हमने एक लेयर रिमूव की तो हमें ब्लड वेसल्स ये देखो क्लियरली नजर आ रही है, वरना तो बंद था ना, हमें लाइट के थ्रू देखना पड़ा। ये हमने लेयर रिमूव की तो वी कुड क्लियरली सी कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। अब किडनीज है, किडनीज तो रिट्रोपेरिटोनियल है, तो ये किडनीज के आगे ये जो आपको पतली सी लेयर नजर आ रही है ना, ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियल की रिफ्लेक्शन है। फिर मीजो अपेंडिक्स, मेजेंट्री के आप ये देखो तो यहाँ से मेजेंट्री के पोस्टीरियर सरफेस से मीजो अपेंडिक्स राइज करती है, जो अपेंडिक्स को बाइंड करती है। ये देखो, ये अपेंडिक्स है, ये आइलियम है, ठीक है, टर्म जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये अपेंडिक्स नजर आ रही है। ये हमारी मेजेंट्री के पोस्टीरियर सरफेस से मीजो अपेंडिक्स राइज करती है और ये अपेंडिक्स को सस्पेंड करती है। इसके अंदर अपेंडिकुलर वेसल्स होती हैं। अपेंडिकुलर वेसल्स कहाँ से आ रही है? हमारी जो आइलियोकोलिक आर्टरी थी, आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में कराया था कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में से आइलियोकोलिक आर्टरी आती है, आइलियोकोलिक की ब्रांच होती है अपेंडिकुलर आर्टरी, उसके वो इसके कॉन्टेंट्स हैं। फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, इसकी रूट की अटैचमेंट करनी होती है, जैसे मेजेंट्री की रूट की अटैचमेंट आपने करनी है। जब आप मेजेंट्री करेंगे आपने देखना है कि उसकी रूट कहाँ से कहाँ अटैच्ड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, हम उसके बकायदा वो लैंडमार्क्स होते हैं, वहां से वहां तक करते हैं। इसी तरह ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन की आपने अटैचमेंट बुक से लर्न करनी है। मैं अब ये क्विकली खत्म कर रही हूँ ताकि आप कुछ चीजें खुद भी कर लो। फिर सिग्मॉइड मेसोकोलॉन है, ये सिग्मॉइड कोलॉन को सस्पेंड करता है। ये इन्वर्टेड वी शेप फोल्ड होती है पेरिटोनियम की, ठीक है, इसमें सिग्मॉइडल वेसल्स होती हैं, सुपीरियर रेक्टल वेसल्स होती हैं, वो इसको वैस्कुलेचर, न्यूरोवैस्कुलेचर को पाथवे भी देता है सिग्मॉइड मेसोकोलॉन, और सस्पेंड भी करता है। पेरिटोनियम की डेवलपमेंट हमने बहुत डिटेल से कर लिया। फिर कुछ स्पेशल रीजन्स हैं पेरिटोनियम के, मैं इसके सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, बाकी डिटेल आप खुद करेंगे। सब आखिरी स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह हमारा बस खत्म होने लगा है। ये देखो, आपने जब लिवर की हमने जब लिवर की वो पढ़ी थी पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस, तो हमने उसमें देखा था कि पेरिटोनियम जो है वो उसकी राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स होती हैं। फिर हमारी सुपीरियर इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट्स होती हैं। ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली, फिर सुपीरियरली देखो तो ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये सुपीरियर लेयर, सुपीरियर कोरोनरी लेयर, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर, ये इंफीरियर कोरोनरी लेयर। ऐसे ही था ना, हमने ये पढ़ी थी। अब ये जो लेयर्स होती है ना, इनके अराउंड हम सब डायफ्रामेटिक रिसेसेस या सब फ्रेनिक रिसेसेस बन जाती हैं पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस की, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एक यहाँ एंटीरियर रिसेस बनेगी, एक यहाँ एंटीरियर रिसेस बनेगी। दिस इज लेफ्ट एंटीरियर, दिस इज राइट एंटीरियर। फिर इसके पीछे बनेगी हमारी लेफ्ट पोस्टीरियर और इसके पीछे बनेगी हमारी राइट पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये जो रिसेसेस हैं, हमने ये रिसेस अलग पढ़नी होती है, राइट एंटीरियर जो हमारी, सॉरी लेफ्ट एंटीरियर बनी ना, ये लेफ्ट एंटीरियर स्पेस बनी, जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर स्पेस बनी वो यहाँ बनेगी, और जो हमारी लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस बनी वो ओमेंटल बर्सा है, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर राइट एंटीरियर बनी बिटवीन द लिवर एंड द डायफ्राम, और राइट पोस्टीरियर बनी जो कि इन
चारों स्पेसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हिपैटोरीनल स्पेस या मॉरिसन्स पाउच कहते हैं। उसकी हमने बाउंड्रीज करनी होती है, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है कि वहां पर इन्फेक्शन जो है वो कहीं पर भी पेरिटोनियल कैविटी में हो तो वहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। जब इन्फेक्शन हो जाती है तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ठीक है, ये रहने देते हैं। आपने जब मॉरिसन्स पाउच करना है, आपको लोकेशन और बाउंड्रीज दोनों करनी है। ठीक है, इसी तरह से हमारी कुछ छोटी छोटी सी रिसेसेस होती हैं, ड्यूडेनल रिसेस, हमारी सीकल रिसेस, वो आपने करनी होती है। नर्व सप्लाई भी हमने कर ली थी कि पेराइटल की, आप देखो तो पेराइटल पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई होती है लोअर 6 thoracic एंड फर्स्ट लंबर नर्व्स। ठीक है, फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक पेरिटोनियम जो है दैट इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, और उसी सरफेस का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो लोअर 6 thoracic नर्व्स करती हैं। फिर जो पेल्विस में होती है पेराइटल पेरिटोनियम, उसको ऑब्चुरेटर नर्व इनोवेट करती है। विसरल पेरिटोनियम जो है उसकी ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं, वही वाली नर्व्स जो उसके रिस्पेक्टिव विसरा को सप्लाई दे रही हैं। ठीक है, फिर फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम ये होते हैं कि इसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है विच कंटेन्स ल्यूकोसाइट्स, ये लुब्रिकेशन देता है सो द organs can slide over one another, or as a result the movements of the diaphragm and the abdominal muscles together with the peristaltic movements of the intestinal tract, peritoneal fluid is not static, वो circulate करता है peritoneal cavity में। फिर ये कि पेरिटोनियल कवरिंग्स जो होती हैं इंटेस्टाइन्स की, दे टेंड टू स्टिक टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम कहते हैं कि ये पेरिटोनाइटिस है। फिर ग्रेटर ओमेंटम जो है उसको हम पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई ऐसा जैसे अपेंडिसाइटिस का को होता है कि पेंडिकुलर मास बन जाता है, तो ग्रेटर ओमेंटम जो होता है वो उस इन्फेक्शन को लिमिट करता है, ये वहाँ जाता है और वहाँ पर उसको लिमिटाइज कर देता है। कोई गैस्ट्रिक अल्सर हो गया तो ग्रेटर मोमेंटम वहां जाकर उसको लिमिटाइज करने की कोशिश करता है, सील ऑफ करने की कोशिश करता है ताकि सारी कैविटी ना इन्फेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर ये कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट इज स्टोर्ड इन द पेरिटोनियल लिगामेंट्स इन मेसेंट्रीज, स्पेशली लार्ज अमाउंट्स कैन बी फाउंड इन द ग्रेटर मोमेंटम। ये हमने बात कर ली है। फिर इसके अंदर और कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं बताना चाहूँ। पेरिटोनियल पेन जो होती है वो जाहिर है वो जो पेराइटल पेरिटोनियम की नर्व्स हैं उनकी वजह से होती है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। अगर वो जो पेरिटोनियल फ्लूइड है नॉर्मली वो 20 to 30 या 40 ml तक प्रेजेंट होता है नॉर्मली पेरिटोनियल कैविटी में। अगर वो ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर वो 75 to वो फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि एसाइटिस हो जाती है, हम उसको एसाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड के ज्यादा होने को हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, हम उसको एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। जब जब हम एब्डोमिनल फ्लूइड जो एब्नॉर्मली उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाए, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, उसको हम एसाइटिस कहते हैं और हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, और ड्रेन करने के प्रोसीजर को हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। फिर एब्डोमिनल मसल्स की गार्डिंग हो जाती है। गार्डिंग का क्या मतलब है, वो रिजिड हो जाते हैं, बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो जाती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए पेरिटोनियम की, पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाए तो हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस है। और जब पेरिटोनाइटिस होता है तो वो बल्कि कभी कभी तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है अगर वो ना रिजॉल्व हो, ना उसकी इन्फेक्शन कंट्रोल हो। तो जब हम चेक करने लगते हैं, पैल्पेशन करते हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गार्डिंग हो गई है, गार्डिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स है। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है कि जब पेरिटोनाइटिस हो जाए तो इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन हो गई, तो हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं और हम एकदम से सडनली प्रेशर रिलीज करते हैं ना, तो दैट इज वेरी पेनफुल। वो प्रेशर जब हम रिलीज करते हैं ना सडनली, तो क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है ना वो एकदम से आकर पेराइटल पेरिटोनियम को स्ट्राइक करता है, और जब वो पेराइटल पेरिटोनियम को स्ट्राइक करता है तो वो दैट इज वेरी पेनफुल। वो पेराइटल एक्सक्यूज मी वॉल्व्स
जो होती है उसकी नर्व सप्लाई वो उसकी वजह से बड़ी पेन होती है पेशेंट को, रिबाउंड टेंडरनेस हम उसको कहते हैं। ठीक है, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियम क्योंकि एक ऐसी फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन है, जब किडनी फेलियर हो जाए तो हम ब्लड में से यूरिया रिमूव करने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं। ठीक है, लेप्रोटमी मैंने आपको बता दिया था, ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बस आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप और पूछना चाहें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर ये लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने इसमें एक पोजीशन बताई है। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, दिस पर्सन when this patient is in the supine position, तो हमारा ये जो मॉरिसन्स पाउच होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होती है। तो अगर पेरिटोनाइटिस का पेशेंट हो, पेरिटोनियल एब्सेस का पेशेंट हो, हम उसको सुपाइन पोजीशन में नहीं लिटाते, हम उसको इंक्लाइंड पोजीशन में लिटाते हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, ताकि मॉरिसन्स पाउच में इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की एब्जॉर्प्शन ना हो और फर्दर कंडीशन जो है वो वर्स पेशेंट की ना हो। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब मैं इस पिक्चर में देखो आप ग्रेटर ओमेंटम, जो कि मैंने आपको कहा था पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये इसने यहाँ पर आके जो बी में आपको नजर आ रहा है इन्फेक्शन की जगह पर इसने एक सील बना दी है, उसको सील ऑफ कर दिया है बाकी एब्डोमिनल कैविटी से। इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड पे सी डायग्राम में देखो तो गैस्ट्रिक अल्सर को सील ऑफ कर दिया है, इसीलिए हम इसको पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। लेक्चर आपका ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 38 हैं। अब मुझे बताओ कि मैं अटेंडेंस कैसे लूँ? बेटा BR ने या GR ने किसी ने लिए हैं, पहले स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं अटेंडेंस के? सेकेंड ईयर? नो मैम। इसका मतलब है कि बस इन्हीं स्टूडेंट्स की फिर अटेंडेंस लगा लूं? मैम GR भी क्लास में नहीं है ना CR क्लास में है। ओके चलो फिर ठीक है, चलो मैं फिर देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज मैम।